बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपना शुरू करते हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस। पहला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह रेगुलर क्लास का थोड़ा सा लेट हो गया हम इसको स्टार्ट करने में, बाकी क्लासेस की वजह से कि उनका सिलेबस हम कुछ ना कुछ कवर कर लें थोड़ा जो मुश्किल एरिया से, ताकि जब हम ऑडिट में आएँ तो हमारे ऊपर बाकी सब्जेक्ट का बर्डन ना हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आप में से स्टूडेंट जो हैं वो बाकी सब्जेक्ट भी साथ में ले रहे हैं, दो दो तीन तीन थ्योरी के सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो लिहाजा इन केस के अगर हम वहाँ से क्या कहते हैं इकट्ठा सारा का बर्डन एक जगह कर देंगे और सारे थ्योरी के सब्जेक्ट हो जाएंगे तो फिर मसला हो जाता है आपके लिए। तो लिहाजा हमने क्या किया कि पहले उनके कुछ चैप्टर खत्म करके ऑडिट के अब हम शुरू कर रहे हैं। तो ऑडिट की हमारी रेगुलर क्लास होगी। सबसे पहले हम अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि बुक कौन सी यूज़ करेंगे। तो बुक हम आई कैप की स्टडी टेक्स्ट ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा सीक्वेंस क्या होगा, एज इट इज़ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का ही सीक्वेंस रखेंगे। हाँ, ये होगा कि हम इसके अंदर जब बुक को स्टडी करेंगे तो एज यूजुअल आप जिस तरह लॉ में करते हैं या बीएम में करते हैं, इसके अपने नोट्स बनाते जाएंगे। मतलब इसमें से जो पॉइंट्स की फॉर्म में बुक है इसको कन्वर्ट करते जाएंगे। एट द एंड ये होगा कि हम अपना 100% सिलेबस भी कवर कर लेंगे, हमारे पास रिवीजन के लिए अपने नोट्स भी मौजूद होंगे और हमें ये कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि हमने कोई ना कोई टॉपिक छोड़ दिया है। तो लिहाजा आई कैप की स्टडी टेक्स्ट पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हम एग्जाम में कॉन्फिडेंट होते हैं कि बेटा जी हम जो है सारे का सारा सिलेबस करके आए हैं, कोई चीज़ मिस नहीं होगी। करने को बहुत सारी बुकें यूज़ करने के लिए, लेकिन जो आपका बीच में खास तौर पे एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं वो आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं लॉ की तरह बात करूंगा ऑडिट के अंदर भी कि ये एक स्टैंडर्ड है, जबकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर हम स्टैंडर्ड एज इट इज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें उसकी एक्सप्लेनेशन या उसके साथ हमें रिलेट करना होता है। जब तक हम उसकी एक्सप्लेनेशन या उसके साथ एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ेंगे नहीं तो हमें क्या कहते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने याद वो करना है जो इसमें पॉइंट्स बनाएंगे हम। ठीक है, हमने इसमें याद वो करना है जो हम इसमें क्या कहते हैं पॉइंट्स बनाएंगे कि आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा बेटा लेट हो गए आप। सर थोड़ा उठा लेट हूँ आज। ओए यार शहजादे तेरी नींद ही नहीं पूरी होती। चलें, ओके। तो बात कर रहे थे ऑडिट के ऊपर, स्ट्रेटजी वगैरह मैं डिस्कस कर रहा था। जाहिर बात है कि अगर आप ना भी आते तो मुझे तो लेक्चर प्रोवाइड करना ही था, तो मैंने इसको शुरू कर दिया था। खैर मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ कि हम जो ऑडिट की बुक है इसको पढ़ेंगे एज इट इज़, जिस तरह हम बाकी बुक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ हम जिस तरह हम बीएम की बुक पढ़ रहे हैं और जिस तरह हम बाकी क्या कहते हैं लॉ की बुक पढ़ रहे हैं, कि हमने पढ़नी बुक है, याद हमने वो करना है जो हमारे पॉइंट्स निकलेंगे इसमें से। आप जरा व्हाट्सएप में, हाँ मेडी आगे, ठीक है। मेडी अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, तो हमने पढ़ना स्टडी टेक्स्ट की बुक से, हमारा सीक्वेंस भी यही रहेगा, सारा कुछ यही होगा। एट द एंड ये होगा कि हम इसके जो पॉइंट्स बना के मैं हर चैप्टर के एंड पे जिस तरह आपको नोट्स दूंगा। हाशिम आपने उसके बीएम के नोट्स देख लिए थे? जी सर। हाँ, याद हमने सिर्फ वो नोट्स करने हैं, पढ़ना हमने चैप्टर पूरा है। ठीक हो गया। पूरी बुक याद नहीं करनी, बुक से हम पढ़ेंगे जरूर जिस तरह हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो याद करना होगा सिर्फ पॉइंट्स याद करने होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ऑडिट में भी सेम करेंगे, हम इसको पॉइंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हर चैप्टर जब एंड होगा इंशाल्लाह तो उसका आपको क्या कहते हैं एक नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिस तरह के बीएम में ये लॉ के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो हमने उसको रट्टा याद करना होगा या रट्टा मारना होगा, बाकी बुक हम सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी, इसी सीक्वेंस से चलेंगे। साथ साथ हम इसको जो क्या कहते हैं ऑडिट है इसमें ज्यादातर प्रैक्टिकली आपको समझाना पड़ता है, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ चलेंगे इसमें। तो सिलेबस काफी उसमें लेंथी है, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्पीड भी रखेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो ये चीजें आप डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पे हम थोड़ा ना वेटेज वगैरह देख लेते हैं कि इसके जो 15 चैप्टर है उसके अंदर वेटेज क्या बनता है। पहले, दूसरे और 13वें चैप्टर के जो मार्क्स बनते हैं वो तकरीबन 15 से 20 नंबर का पेपर होता है, जबकि 5वें चैप्टर का जो आईटी पोर्शन है वो 10 से 15 मार्क्स का होता है। इस तरह 11-12 जो है वो 5 से 8 मार्क्स उसमें से आते हैं, जबकि 14 उसके अंदर जो सिर्फ आईएसए 560 और 580 है उसमें 5 से 8 का मार्क आता है। बाकी तमाम इसके अलावा जो एरियाज है उसमें से 10 से 15 नंबर आते हैं। सेम इस तरह 6 से लेके चैप्टर 10 तक 20 से 25 नंबर का वेटेज होता है। सबसे हैवी वेटेज ये है। 4, 3 और चैप्टर 15 का 15 से 20 नंबर का वेटेज है। तो हम देखें 6 से 10 4 चैप्टर, 3 चैप्टर, 7 चैप्टर के तकरीबन हमारे पास 45 to 40 नंबर की हमारे पास ये वेटेज बनती है। 10 नंबर हम मिनिमम यहाँ से लगाएं तो हमारे पास तकरीबन
क्या कहते हैं 50 मार्क्स हमारे पास वेटेज बन जाता है। तो 50 मार्क्स हमारे इसमें कवर होते हैं, बाकी 15 में से 8 के अंदर चैप्टर के अंदर सिंपल 8-9 चैप्टर में हमारे 50 कवर होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो हमारे तकरीबन चैप्टर 7-8 बचते हैं उसमें 50 हैं। तो हम एक अगर बात करें आई कैप की, तो आई कैप ने ऑडिट का सिलेबस तकरीबन इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह हम नहीं कर सकते जिस तरह लॉ में करते थे कि बेटा ये चैप्टर कर लो तो 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ये कर लो तो 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो ऑडिट में हमें एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि हमें पूरी बुक पढ़नी है। ठीक हो गया, पूरी बुक पढ़नी है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बुक पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस और लिख के याद करने की प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, शुरू करते हैं अपना, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हम अपना स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से ही और उसको एज इट इज लेके चलेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन वगैरह लेंगे कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, मीनिंग वगैरह देखेंगे, और उसके बाद फिर हम ये कि इसको इंशाल्लाह साथ साथ आगे पढ़ते भी जाएंगे और देखते भी जाएंगे। तो सेम इसमें हमारी यही स्ट्रेटजी होगी कि जो हाईलाइटेड एरियाज होंगे, जो हम क्या कहते हैं पढ़ते हुए किसी जगह पे कोई एरिया हाईलाइट करेंगे, वो एरिया की पॉइंट होगा। ठीक हो गया, की पॉइंट से मुराद ये है कि वो एरिया हमें या वो वर्ड जो होगा, एक तो हम एज ए हेडिंग यूज कर सकेंगे अपने आंसर में, दूसरा ये होगा कि उस अगर वो वाला वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें पता लग जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक बन रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद ये है कि जो क्या कहते हैं रेड एरिया होगा, ऑफ कोर्स सिर्फ हमें वो स्टडी करके उसको एक्सक्लूड कर देना है, हमारे नोट्स में वो चीज नहीं बनेगी। सेम इस तरह जहाँ पे हम ऑरेंज लाइन या कलर यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो रिपीट होगा, वो कहीं से उसका रेफरेंस हो रहा होगा, वो हमारे उस जगह का पार्ट नहीं होगा। ओके, बात करते हैं ऑडिट की। थोड़ा सा हम इसका ना अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट हमें करवाया जाता है या हमसे जब कंपनीज बुलाती हैं और सारा कुछ होता है, प्रैक्टिकली जब हम फॉर्म में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे तो वो तकरीबन डेफिनेशन से काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो रही होती है। मतलब जो लॉ में या इधर ऑडिट में चीज़ें लिखी हैं, प्रैक्टिकली उससे कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ऑडिट का मेन क्रक्स हमारे पास ये होता है, मेन जो उसका क्या कहते हैं पर्पज होता है, वो ये होता है कि ऑडिटर को बुला के हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो चेक करवा ली जाए कि क्या आया कि हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो एक कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर जो होते हैं वो जनरल पब्लिक के साथ साथ जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, लेकिन हम एक चीज देख चुके हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होते, वो मैनेज नहीं कर रहे होते बिजनेस को, और जो डायरेक्टर वगैरह या मैनेजर्स होते हैं वो बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो शेयर होल्डर्स की है, डायरेक्टर मैनेजर तो मैनेज कर रहे हैं सिर्फ अपनी सैलरी के लिए, उनको तो सैलरी मिल रही है, उसका इस चीज के साथ क्या लेना देना कि भैया क्या हालात चल रहे हैं या रिटर्न बढ़ रहा है या कम हो रहा है। वो सिर्फ कोशिश करेंगे कि शेयर होल्डर को खुश किया जाए। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि शेयर होल्डर को मक्खन लगाया जाए, उनको बड़ी बड़ी बातें बताई जाए कि भाई अगले हफ्ते आपकी कंपनी यूनिलीवर को कदमों में डालने वाली है, या क्या कहते हैं HBL बैंक आपके खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का तो ये काम है कि उसने बैठ के लंबी लंबी बातें करनी है। अब शेयर होल्डर जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है भैया हमें आप पे एतबार है, लेकिन हम फिर भी किसी इंडिपेंडेंट बंदे से पूछना चाहते हैं कि क्या तुमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमें दिखाई है क्या ये ठीक है। हाँ, वो ऑडिटर को बुलाते हैं। हमें पहली चीज क्लियर रखनी चाहिए कि ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहे होते हैं, जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो अपॉइंट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट अपॉइंट नहीं कर रही होती। बाज केसेस में कमीशन जो होता है वो भी अपॉइंट कर रहा होता है SECP में, लेकिन एट द एंड हमारे पास जो जनरल रूल होना चाहिए, थंब रूल होना चाहिए, वो ये है कि वो शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहे होते हैं कंपनी के। ओके, बुलाया जाता है, हम अकाउंट्स को जाके चेक करते हैं और उसके बाद शेयर होल्डर को बता देते हैं कि अकाउंट ठीक है नहीं। हमारा काम सिर्फ चेक करना है, हमारा काम ये नहीं है कि गलतियां निकाल के उनको बताते रहे कि भाई ये गलतियां ठीक करो। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हर जगह हम कंफ्यूज करते हैं कि सर ये गलती निकल आई है, गलती बताएं ना बताएं, ये गलती ठीक करवाएं ना कराएं। इन रियल सेंस, इन आइडियल सिचुएशन ऑडिटर का ये काम है ही नहीं कि वो गलतियां निकाल के उसे ठीक करवाता फिरे। प्रैक्टिकली हम करते हैं, आगे जाके हमें ऑडिट ही बताएगा कि हमें क्या कहते हैं मैनेजमेंट जो 2-4 गवर्नेंस को एरर बताने चाहिए ताकि वो करेक्ट करें और उसको फिर बताएं। मेन काम हमारा ये नहीं होता, हमने जाना है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड होगा कि हाँ भाई जिस तरह कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई हुई होंगी तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक होंगे। वो स्टैंडर्ड जो होगा हमारे पास वो होगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम कहेंगे कि एक फ्रेमवर्क है जिसके मुताबिक हमें एक दिया गया है, एक स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि इसके मुताबिक कोई भी कंपनी अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी शो करा रही होगी या पुट कर रही होगी, वो कंपनी जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही होगी, उसके अकाउंट्स ठीक होंगे।
हमारा काम है, हमने जाना है, चेक करना है, देखना है कि गलती है कि नहीं है। गलती है हम शेयर होल्डर को बता देंगे भाई तुम्हारे अकाउंट ठीक नहीं है, गलती नहीं है हम शेयर होल्डर को बता देंगे तुम्हारे अकाउंट ठीक है। इससे बड़ी ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई वो अकाउंट बनाता फिरे या वो गलतियां निकाल के उसको करेक्ट कराए। अगर वो करेक्ट नहीं करते तो क्या करें? मतलब बाज जगह पे ये होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने एक मिस्टेक निकाली, ऑडिट पे गए, हमने उसकी इन्वेंट्री में मिस्टेक निकाल ली, उसने फाइफो उसकी पॉलिसी जो थी फाइफो थी, उसने लाइफो यूज कर दिया, या लाइफो ऑब्सोलीट हो गया, वो क्या कहते हैं अभी भी यूज कर रहा है, हम उसको बता रहे हैं तो वो ठीक नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करें? हमारा काम गलतियां ठीक कराना नहीं होता, हमने गलती हाईलाइट करनी है। हाईलाइट करने के बाद हमने शेयर होल्डर को बता देना कि भाई तुम्हारी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, दैट्स इट। हम गलतियां ढूंढ के ठीक नहीं कराएंगे। हाँ, हम हमें ऑडिट कहता है कि आप एक बार मैनेजमेंट को बता दें कि ये मिस्टेक है, अगर वो ठीक कर ले तो वेल एंड गुड है, नहीं करते आपने इम्फेसिस नहीं करना, आपका काम नहीं है ये कि आप बैठ के उसको ठीक करवाएं। आपने जस्ट इतना करना है कि आप शेयर होल्डर को बता देंगे कि हमारे अकाउंट ठीक नहीं है। तो लिहाजा डेफिनेशन देखते हैं, वो कहते हैं एन ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी। तो हमें क्या मिला? एग्जामिनेशन का वर्ड मिला, जस्ट हमने एग्जामिन करना है। एग्जामिन के वर्ड का भी आप मतलब लें कि जस्ट उसको टेस्ट करना, देखना, एग्जामिन करना, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। एक्सपेरिमेंट और एग्जामिन में फर्क होता है। एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि हम उसमें अपनी इनपुट दे रहे होते हैं, हम चीजें ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, वो वहां पे होता है जब हम गलतियां निकाले भी सही, गलतियां ठीक भी करें, अकाउंट बना के भी दें, सारा कुछ करें। नहीं, एग्जामिन का मतलब है कि हमारे पास बनी बनाई चीज है, हमने चेक करना है कि क्या ये ठीक है कि नहीं है, दैट्स इट। इतना सा हमारा काम है, हमने ये करके बता देना कि ये ठीक है या गलत है, हम अपनी इनपुट नहीं दे सकते। ठीक हो गया? तो लिहाजा दूसरा क्या हुआ? अकाउंट्स। जो अकाउंट्स होंगे कंपनी के, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिट का काम क्या है? किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना, ये होता है ऑडिट की डेफिनेशन। ठीक है? उसको तो कहते हैं ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज एनेबल टू एन ऑडिटर। ऑडिटर और ऑडिट समथिंग डिफरेंट है। जो आप काम कर रहे हैं वो ऑडिट है, एट द एंड रिपोर्ट देनी है ऑडिटर ने। तो ऑडिट की बेस पे ऑडिटर रिपोर्ट देगा। एक और कंसेप्ट क्लियर करें कि जो ऑडिट है वो रिपोर्ट नहीं है आपकी, आपने ऑडिट करना है उसकी बेस के ऊपर, मतलब आपने एग्जामिनेशन करनी है, आप एग्जामिन करेंगे चीज को, उसकी बेस पे आप एक रिपोर्ट इशू करेंगे। तो लिहाजा ऑडिट क्या है? ऑडिट वो एग्जामिनेशन है या वो काम है जो ऑडिटर को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी ओपिनियन दे सके क्या कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तौर पे के मुताबिक बनी है। फ्रेमवर्क क्या होता है? आप बताएंगे हाशिम, फ्रेमवर्क होता क्या है भला? फ्रेमवर्क का मतलब वैसे मतलब क्या है? मतलब एक जस्ट डिक्शनरी का मतलब क्या होता है इसका? फ्रेमवर्क का मतलब सर सेट ऑफ रूल्स सर। सेट ऑफ रूल्स सर फ्रेमवर्क सेट का ऑफ मतलब। रूल, सिंपल से एक वर्ड में हम बात करें तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है क्राइटेरिया या बेसिस। जिस बेसिस के ऊपर या जिस क्राइटेरिया के ऊपर जो चीज बनाई जाती है वो फ्रेमवर्क कहलाता है। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हुआ कि एक ऐसा फ्रेमवर्क या ऐसा सेट ऑफ रूल जिसके जरिए हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहे होंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज समथिंग डिफरेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। किसी भी जगह पे, किसी भी कंपनी के, एक कंट्री के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं। जिस तरह जनरली गैप हैं, इस तरह IFRS हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी देखेंगे हम आगे जाके और दूसरे फ्रेमवर्क भी देखेंगे। लेकिन किसी एक एंटिटी के ऊपर उन सब में से कोई एक फ्रेमवर्क लगेगा, सारे फ्रेमवर्क उस पर नहीं लगते होते। लिहाजा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मुराद वो तमाम फ्रेमवर्क जो कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मुराद कि किसी भी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड फ्रेमवर्क जिसके जरिए वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करेगी। तो ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि वो ऑडिटर को एनेबल करे कि वो ओपिनियन दे सके क्या कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके एप्लीकेबल, जो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक ठीक है कि नहीं है। आगे चलते हैं। अगली एक छोटी सी डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम सबको पता है लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी सी खड़ूस टाइप है, पढ़ते जाओ तो पढ़ते जाओ तो पढ़ते जाओ। जस्ट इसमें मेरे ख्याल में आपको ये क्या कहते हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने वाली चीजें हैं। बाकी एक इनपुट डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स इंटेंडेड टू कम्युनिकेट एन एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन एट एन पॉइंट इन टाइम और चेंजेस देयर। इनके भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की है ये एक रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर आप बताते हैं कि कंपनी की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या थी,
फाइनेंशियल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आप बता रहे होते हैं, उसके अंदर चेंजेस क्या हो रही हैं टाइम के साथ। और क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन कंपोनेंट हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स है, कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर्ड डिस्क्लोजर्स कह सकते हैं, या कौन कौन से स्ट्रक्चर्ड वे हैं जहां पे वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये जिस जिस तरीके से डिस्क्लोज कर रहा है। तो ये कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो पहला क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हर किसी को पता है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, या कम्प्रीहेंसिव इनकम। तो वर्ड अब आप ये यूज करना शुरू कर दें, कम्प्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट्स, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टैंडर्ड। तो एक्चुअली ये जो एक हमारे अंदर कंपनी लॉ के अंदर ये कंपलसरी है हर कंपनी के लिए कि वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दे। पाकिस्तान के अंदर देखो, हम यहाँ पे जो ये जो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ये ओवरऑल वर्ल्ड के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब हर जगह पे इसी तरह की बुक चल रही है, हर जगह पे आईएसएस चल रहे होंगे। तो यहाँ पे जनरली बात की होगी। जब हम पाकिस्तान के रिलेटेड बात करेंगे तो हम देख लेंगे कि अब देखो, अगर हम जाएंगे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में तो यहाँ पे लिखा होगा कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जरूरी होता है कि वो ऑडिट कराएं, लेकिन पाकिस्तान में हर कंपनी के लिए जरूरी है कि वो ऑडिट कराए। वो छोटी है या बड़ी, अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसके लिए कंपलसरी होगा कि ऑडिट कराए। अगर वो कंपनी एक्ट के अंदर कंपलसरी नहीं है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लाजमी होगा कि जब रिटर्न फाइल करेगी कंपनी तो साथ अपने ऑडिटेड अकाउंट्स देगी। हाँ, किससे ऑडिट कराना है ये एक डिफरेंट बहस है, लेकिन ऑडिट होना मस्ट है हर कंपनी के लिए। ठीक हो गया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की ये क्या कहते हैं, हमारे पास 2, 4 और 6 कंपोनेंट निकला है हमारे पास, ये हमें पता चल गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक डेफिनेशन है, इनको जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं। वो कहते हैं द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन द preparation of financial statement that is acceptable in the view of the nature of the entity and objective of the financial statement और that is required by the regulation। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या हुई, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड, या आप कर सकते हैं और दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आगे इसकी रिक्वायरमेंट आएंगी, क्या है उसकी, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है उसके क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ द एंटिटी, कि कंपनी की जो नेचर है या एंटिटी की जो नेचर है उसके लिहाज से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाई जा रही है, जनरल पब्लिक के लिए बनाई जा रही है, बैंक्स के लिए बनाई जा रही है, किस पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा होगा ये डिसाइड करने के लिए कौन कौन से पॉइंट देखे जाएंगे, नेचर ऑफ द एंटिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन से क्या मुराद, हमारा कंपनीज एक्ट। आप जब देखेंगे, आप क्या कहते हैं लॉ में पढ़ेंगे जाके, अभी इस लेवल पे हमारे पास ये चीजें नहीं है। जब आप इंशाल्लाह सेफ ऐप में लॉ के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे हर चीज बताई जाती है, ऑडिट के तरीका बताया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजर की इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट के थ्रू आती है। हालांकि हम देखें तो अगर हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही लेना है, अगर सिर्फ हम IFRS ही अप्लाई करेंगे तो फिर कंपनीज एक्ट तो प्रवेल नहीं करेगा। कंपनीज एक्ट वहां पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ये जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, जो इस तरह की चीजें हैं, ये सारा कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया। आपको वहां पे 6th स्केड्यूल, 5th स्केड्यूल, SMC, लार्ज साइज, मीडियम साइज कंपनी जो है उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये कैसे इनके अकाउंट्स बनाने हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में क्या होगा कि हमारा जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पाकिस्तान में चलता है वो IFRS प्लस कंपनीज एक्ट 2017 चलता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया जाता है। तो लिहाजा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन क्या है, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड और दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके कौन कौन से फैक्टर होंगे जो डिटरमिन करेंगे कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो सकता है, नेचर ऑफ द एंटिटी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद लॉज और रेगुलेशन ऑफ द नेटिव कंट्री ऑफ एन एंटिटी। तो जो उसके रिक्वायर्ड लॉ और रेगुलेशन है वो भी इस चीज को डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन सा फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक हो गया। द एप्लीकेबल डिसाइडेड बाय वही चीज है, लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी विद ईच इंडिविजुअल कंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। आपने ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, ये भी निकाल देंगे इसमें से आप। ये 3 पॉइंट, पहली डेफिनेशन, उसके बाद ये 3 पॉइंट आपने याद रखने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की।
ठीक है। और मैं आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आपसे क्या कहते हैं क्वेश्चन होगा तो पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या यूज होता है हमारे, आईएफआरएस प्लस जो है क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017। और एक और बात जहन में रखिएगा कि जो लोकल लॉ होता है वो प्रवेल करता है आईएफआरएस के अंदर। एक जगह पे लॉ के अंदर एक रिक्वायरमेंट आ गई है, फिर आईएफआरएस में दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई है, तो वहां पे लॉ प्रवेल करेगा। आपको कंपनीज एक्ट 2017 की बात सुननी पड़ेगी, आपको बाकी चीजें छोड़ देनी होंगी। ठीक हो गया। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टूअरशिप एंड एजेंसी, छोटे छोटे से मैटर हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट हम इसको पढ़ते जाएंगे, इसमें मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन भी नहीं बन सकता। सिंपल देखते हैं अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल होना, कि जो डायरेक्टर या मैनेजमेंट है वो कंपनी की तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए डायरेक्टर्स को आंसरेबल होंगे, इसको कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी। स्टूवर्डशिप का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि किसी एक बंदे के बिहाफ पे उसके फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल एसेट जो हैं, जो उसके जो मामलात हैं उनको उनको कंट्रोल करना और उनको मैनेज करना स्टूवर्डशिप रोल कहलाता है। स्टूवर्डशिप रोल और एजेंसी रोल सेम होते हैं। जबकि एजेंसी का क्या डेफिनेशन हुई, एजेंसी की डेफिनेशन ये बन जाती है कि भैया कोई भी आदमी जब किसी भी दूसरे शख्स के बिहाफ पे कोई काम कर रहा होता है उसको एजेंसी कहा जाता है। ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा सा पढ़ते चलते हैं और देखते हैं। द डायरेक्टर हैव अ स्टीवर्डशिप रोल, दे लुक आफ्टर द एसेट ऑफ अ कंपनी एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आता, ये आगे सिर्फ क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन है कि छोटी कंपनी में जो है वो शेयर होल्डर वगैरह वगैरह सारे सेम होते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर, लेकिन बड़ी कंपनीज में डिफरेंट होते हैं। General principle, the concept of agency applies whenever one person of group and act as an agent on behalf of someone else. The principle, यहाँ तक है एजेंट की डेफिनेशन। लॉ के अंदर बड़ी डिटेल आपने पढ़ी होगी, तो इसमें मुझे लगता है कि हमें बहस करनी चाहिए। आगे चलते हैं। As agents of shareholder, the board of directors should be accountable to the shareholder. अकाउंटेबल होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको, शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर को अकाउंटेबल होने के बाद क्या होगा, इन ऑर्डर फॉर द डायरेक्टर टू शो देयर अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर, इट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी दैट डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होगी, जवाबदेह वो किस तरीके से होंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस का जवाब दे डायरेक्टर को होंगे किस तरीके से, अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके। तो अकाउंटेबिलिटी का क्या हुआ कि डायरेक्टर शुड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ डायरेक्टर्स, या किसी भी और तरीके से आप इस टेंस को मोल्ड कर सकते हैं। जब मैं इसके नोट्स बनाऊंगा तो उसमें एक बेहतरीन से सेंटेंस बना के अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन इंशाल्लाह इसमें ऐड कर दूंगा। तो अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, जवाबदेह होना। स्टुअर्डशिप का क्या मतलब हुआ, किसी के भी एसेट की देखभाल करना। और एजेंसी का क्या मतलब होगा, किसी दूसरे के बिहाफ पे, जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे कुछ भी एक्ट करना, इसको एजेंसी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, इंडिपेंडेंस, मटेरियलिटी, ट्रू एंड फेयर। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिट हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। सारा कुछ एक लंबा चौड़ा है कि भैया फलाने वो फिरौन के दौर से बात शुरू हुई, और जो डायरेक्टर थे वो क्या कहते हैं कंपनी मैनेज करते होते थे, वो बिजनेस नहीं कर, शेयर होल्डर बिजनेस मैनेज नहीं करते थे, लिहाजा शेयर होल्डर की क्रेडिबिलिटी, जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन देते थे शेयर होल्डर को, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं होती थी। तो वक्त के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट बंदे जो थे उन्होंने गारंटियां करना शुरू कर दी, एविडेंसेस देना शुरू कर दी, एश्योरेंसेस देना शुरू कर दी कि भैया क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक दे रही हैं शेयर होल्डर्स को कि नहीं दे रहे। तो वक्त के साथ साथ उनको फिर ऑडिट का नाम दिया गया और वो ऑडिटर बन गए। तो ये है कि आजकल तकरीबन तमाम बड़ी क्या कहते हैं छोटी कंपनियों के लिए किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो ऑडिट जरूरी होता है। ऑडिटर रिपोर्ट का क्या तरीकाकार होता है, जो डायरेक्टर होते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जो है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है। तो डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उसका ऑडिट कराते हैं। जब ऑडिट करता है ऑडिटर, उसके ऊपर अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट देता है। ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट की जा रही हैं उनकी जो कंडीशन है वो क्रेडिबल हो जाए। तो क्रेडिबिलिटी के लिए ऑडिटर की रिपोर्ट इसमें ऐड कर दी जाती है। ठीक हो गया। ऑडिट रिपोर्ट के की फीचर क्या है, ऑडिटर सबसे पहली तो बात है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ये है कि द रिपोर्ट गिव्स एन ओपिनियन, रिपोर्ट के अंदर मस्ट है कि ओपिनियन दी गई होनी चाहिए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, एक्चुअली सारी ऑडिटर की ओपिनियन ही होती है, कि जिसमें ऑडिटर अपनी ओपिनियन दे रहा होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही। द रिपोर्ट कंसीडर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, और क्या तमाम मटेरियल रिस्पेक्ट जो है, तमाम उसके मटेरियल मामलात हैं कंपनी के, उस सब का क्या कहते हैं जो ट्रू एंड फेयर व्यू है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही हैं कि नहीं दे रही, मतलब उनके तमाम डिस्क्लोजर प्रॉपर प्रेजेंट कर दिए गए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ठीक प्रेजेंट की गई हैं,
और वाकई ही जो ये असर्शन इसमें लिखी गई हैं ये सारी की सारी करेक्ट है, मैनेजमेंट जो असर्शन बयान कर रही है वो तमाम क्राइटेरिया मीट कर रही है। ठीक हो गया। ये की फीचर थे ऑडिट रिपोर्ट के, जस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है कि इसमें से आज तक कोई क्वेश्चन आया है या आना है। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, सिंपल सी बात है कि भैया एक्सटर्नल ऑडिटर जो है कंपनी के डायरेक्टर से या कंपनी के मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, काफी सारे रिस्क होते हैं और थ्रेट होते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो एक ऑडिटर तब ही, एक ऑडिटर की बात तब ही क्रेडिबल होगी, किसी भी बंदे की बात किसी मामले में क्रेडिबल या उसके ऊपर श्योरिटी तब ही सबसे ज्यादा होती है जब वो बंदा उससे ऑब्जेक्टिव होके, जब जब उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव वो दे रहा हो, ओपिनियन दे रहा हो, इंडिपेंडेंट होके ओपिनियन दे रहा हो। इस तरह जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी एक इसका प्रिंसिपल है हमारा, तो उससे मुराद ही यही होता है कि इंडिपेंडेंट हो, मतलब उसकी जो रिपोर्ट है वो फैक्चुअल हो, फैक्ट्स के ऊपर बेस हो, ना कि सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्रिमिनेशन या इन्फ्लुएंस या किसी भी और वजह से हो। तो लिहाजा पहली रिक्वायरमेंट यही है कि किसी भी ऑडिट के लिए जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो मस्ट भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो उसकी रिपोर्ट की कोई खास वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसके अलावा बाकी सारा आगे किसी काम का नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है? ट्रू का मतलब देख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। गिव ट्रू एंड फेयर व्यू कुछ भी नहीं है, आप इस सारे को छोड़ सकते हैं। ट्रू की डेफिनेशन क्या है? इम्प्लाइज फ्री फ्रॉम एरर, एंड फेयर इम्प्लाइज दैट देयर इज नो अनड्यू बाइस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द वे इन विच दे हैव बीन प्रेजेंटेड। तो ये दो डेफिनेशन है, अक्सर पूछ ली जाती है कि ट्रू का क्या मतलब है। इम्प्लाइज फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम एरर से क्या मुराद है कि भैया इसके अंदर कोई गलती पेश नहीं हुई, जिसमें हम कहते हैं कि पोस्टिंग एरर होती हैं, इस तरह की दूसरी एरर्स होती हैं जो कैलकुलेशन की एरर्स होती हैं, वो उनसे फ्री है। और फेयर का क्या मतलब है कि इनको बनाने के लिए किसी किस्म का बाइस यूज नहीं हुआ, अनड्यू बाइस नहीं है। मतलब देखो कि अगर डायरेक्टर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और उनका बीच में कहीं पर इंटरेस्ट है, तो ऑफ कोर्स अगर किसी जगह पे उनका इंटरेस्ट इफेक्ट होता है तो वो बाइस हो जाएंगे, और बाइस होके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने मनपसंद या अपनी पसंदीदा इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर को प्रेजेंट करेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे। तो लिहाजा क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही होगी। तो ट्रू का मतलब एरर फ्री, फेयर का मतलब बाइस फ्री। तो ये दो डेफिनेशन है, इसके अलावा बाकी इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। मटीरियलिटी का कंसेप्ट हम समझ सकते हैं कि एक जो बड़ी कंपनी होती है उसकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो मिलियन बिलियंस में होती है, लाखों करोड़ों की तादाद में होती है। और जो ऑडिट हो रहा होता है ये साल के एंड पे हो रहा होता है और हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। जिस तरह आप देखें 30 जून जिन कंपनियों का ईयर एंड है, उन्होंने क्या कहते हैं अक्टूबर के एंड तक एजीएम कॉल करनी होती है, मतलब उन पे रिक्वायरमेंट है कि वो अक्टूबर के एंड तक एजीएम कॉल करें। तो जब एजीएम, जाहिर बात है एजीएम में कॉल करके उनके अंदर फाइनेंशियल अकाउंट जो हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, वो लाजमी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट की जानी है इसको शेयर होल्डर्स को उनके अप्रूवल लेने के लिए। तो हमारे पास वैसे ही 3-4 महीने बच जाते हैं। अब मिलियंस और बिलियंस इनकी ट्रांजैक्शन होती है एक साल के अंदर, अगर हम जून के बाद स्टार्ट भी करें तो हमें पूरे 2 साल मजीद चाहिए वो पिछले चीजों को, हर चीज को एग्जैक्टली चेक करने का। तो लिहाजा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो लिहाजा ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर भी ये लिखा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, कि सिर्फ मटेरियल रिस्पेक्ट्स में जो है उनका ट्रू एंड फेयर व्यू है, इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन चेक नहीं की गई। तो लिहाजा टाइम लिमिटेशन, कॉस्ट लिमिटेशन और लिमिटेशंस को देखते हुए ऑडिटर जो है वो 100% किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करता, वो जस्ट सैंपल मटेरियलिटी बेस के ऊपर बना के चेक करता है। Information material कब होती है? If on the basis of the financial statements it could influence the economic decision of user, should it be omitted or misstated, कि भैया जी इंफॉर्मेशन जो है मटेरियल उस वक्त होंगी जब उनके ऊपर डिसीजन लेने वाला जो बंदा है वो इन इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सके। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर इट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, शुड इट बी ओमिटेड और मिसस्टेटेड। कि देखो एक इंफॉर्मेशन है वो उस वक्त मटेरियल हो जाएगी जब एक बंदा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने आ रहा है और वो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखता है और उसे एक इंफॉर्मेशन नजर आती है और उसकी बेस के ऊपर वो एक डिसीजन ले लेता है। ठीक है, अगर एक इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर एक फाइनेंशियल यूजर जो है वो डिसीजन ले रहा है तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल हो जाएगी। ठीक है,
ये ऐसे ही कोई अगर कंपनीज के अंदर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो यूजर्स होते हैं या स्टेक होल्डर होते हैं उनको कंसीडर नहीं कर रहे होते, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इमटेरियल होंगी। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन कौन सी हुई? वो वाली इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो अपना डिसीजन लेते हुए या उससे इन्फ्लुएंस हो जाए अपना डिसीजन लेते हुए, ठीक है। और जो मटेरियलिटी है वो किस बेस पे सिलेक्ट की जाती है? या तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, या ये है कि उनके अंदर ग्रेटर रिस्क हो। वैल्यू हाई ज्यादा है मतलब उनके अमाउंट बहुत ज्यादा है। ग्रेटर रिस्क से मुराद क्या है? जिस तरह के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, उसके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हम जाके आगे पढ़ेंगे कि ये 100% मटेरियल होती हैं। जितनी भी छोटी होगी जितनी भी बड़ी होगी इसको हमने चेक करना मस्ट होगा। तो लिहाजा नेचर की वजह से भी कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो मटेरियल हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। तो लिहाजा मटेरियल किन दो बेसिस पे होगा? या तो उनकी वैल्यू के बेस पे होगा या उनकी नेचर के ऊपर होगा कि उसके अंदर अगर रिस्क ज्यादा है तो वो फिर मटेरियल हो जाएंगे। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कंपनियों के अंदर जरूरत होती है, लेकिन आप एक सिंपल सी बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान में मौजूद हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कराए अपना, ठीक है। अगर वो कंपनी एक्ट 2017 नहीं कहता उसको ऑडिट कराने का, तो वो क्या कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आ जाता है कि भाई इसको ऑडिट कराना मस्ट है। ठीक हो गया। तो हर कंपनी के लिए रिक्वायर है। कंपनीज एक्ट भी कहता है कि तमाम कंपनियां जो है वो ऑडिट करवाएंगी। कौन करेगा ऑडिट? ये फिलहाल हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी हमारी बहस का हिस्सा नहीं है ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस चैप्टर के अंदर। मैं बात करूं तो ये कई बार आ चुका है और ये बार बार वो पूछता है, और यही वो चीज है कि अगर आपको समझ आ जाती है तो आपका आधे से ज्यादा ऑडिट आसान हो जाएगा। क्यों? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम पहले अभी तक इसी चीज की कंफ्यूजन में फंसे रहे हैं कि भैया जी क्या हम गलती निकाल लेते हैं तो क्या हम उसको ठीक करवाएं कि नहीं करवाएं। हमें मैनेजमेंट अकाउंट्स बना के नहीं देती, मैनेजमेंट ने अकाउंट गलत बनाए, या मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन तक नहीं जानने देती, या हमें एक्सेस नहीं दे रही, या वो हमारी बात नहीं मान रहे, तो हमने क्या करना है? तो हमने पहले कहा हमारा काम जस्ट एग्जामिन करना है। हमें चीज दे दी जाएगी हम एग्जामिन कर देंगे, नहीं देगी हम छोड़ देंगे। हमें चीज दी है ठीक है हम बता देंगे ठीक है, हमें चीज दी है गलत है हम बता देंगे गलत है। हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उनसे कहेंगे हमें चाहिए, वो नहीं देते, ठीक है हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। तो लिहाजा मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो जहन में रखना सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो बात है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड जो है वो मैनेजमेंट का काम है। ऑडिट कभी भी जो क्या कहते हैं इस प्रोस्पेक्टिव में नहीं किया जाता कि हम कोई फ्रॉड जो है वो पकड़ने जा रहे हैं। हाँ, हम कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करने में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, हम बाकी मुख्तलिफ मैटर्स में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम फ्रॉड वगैरह पकड़ें। ये मैनेजमेंट का काम है कि वो अपने इंटरनल कंट्रोल वगैरह को स्ट्रॉन्ग करे और क्या कहते हैं जो फ्रॉड है उसकी डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए तमाम कंट्रोल मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करे। दूसरे नंबर पे क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देना भी मैनेजमेंट का ही काम है। प्रैक्टिकली ये नहीं होता, बहुत कम ही होता है, मतलब हमें जस्ट ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है और हमने खुद ही उसके अंदर से पूरे अकाउंट बना के खुद ही ऑडिट करना होता है, सारा कुछ करना होता है। लेकिन आइडियल स्टेट के अंदर वो कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। उसके बाद कंपनी के अपने जो इफेक्टिव कंट्रोल हैं वो भी बनाना और उनको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करना मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर कंपनी के कंट्रोल चेक करता है सिर्फ अपने रिस्क असेसमेंट के लिए। कंपनी के कंट्रोल वो किसी भी और पर्पस के लिए चेक नहीं करता कि ये ठीक है नहीं है, स्ट्रांग है गलत है, इनको मजीद स्ट्रांग करना है या इनको वीक करना है, इसके ऊपर मैंने कोई ओपिनियन वगैरह देनी है, नहीं। वो जस्ट इंटरनल कंट्रोल कंपनी के टेस्ट करेगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्क असेसमेंट के लिए, इसके अलावा उसका कोई पर्पज नहीं होगा। उसके अलावा क्या होता है कि वो ऑडिटर के, ये थी उनकी कंपनी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं उनकी ऑडिटर से रिलेटेड। कि ऑडिटर से रिलेटेड उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑडिटर को प्रोवाइड करे क्या? तमाम इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जरूरी है, जो यूज हुई है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ऑडिटर को प्रोवाइड की जाए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा अगर उसके ऊपर ऑडिटर को कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक्सप्लेनेशन चाहिए या कुछ भी इस तरह की कोई चीज चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जाए। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन होम द ऑडिटर नीड टू एक्सेस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑडिट। और हर बंदे के पास जाने की ऑडिटर को खुली आजादी होनी चाहिए कंपनी के अंदर, चाहे वो डायरेक्टर से मिलना चाहता है, चाहे वो सीईओ से मिलना चाहता है, वो सीएफओ से मिलना चाहता है, जिस बंदे को भी वो बुलाना चाहे या जिससे वो मिलना चाहे, ऑडिटर को कंप्लीट आजादी होगी। दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर एट द एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे एट द एंड कि मैनेजमेंट अपनी रिप्रेजेंटेशन देती है कि हमने तमाम कंडीशन फॉलो की हैं,
कंप्लाई की हैं, जो मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर हमारे क्या मौक़िफ़ है, जो हम इन्होंने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए हैं, क्या हमने उनको करेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, कौन कौन से मेजर लिए गए, तो लिहाजा एट द एंड जो है वो मैनेजमेंट से हम रिप्रेजेंटेशन लेटर भी लेते हैं और वो लेटर देना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या कुछ पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा कि भैया मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कंपनी से रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो ये हैं, क्या, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। जब हम आगे चल के प्रीमाइज ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इस चीज के ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन या एक कंफर्मेशन ले रहे होते हैं मैनेजमेंट से, वो इन तमाम चीजों को मानती है, एक्सेप्ट करती है और इसमें हमारी वो हेल्प करेगी। ऑडिटर से रिलेटेड उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि ऑडिटर को तमाम इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बताए, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए ऑडिट के लिए तो वो दे, और हर बंदे तक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो ऑडिटर की जो कि जरूरी हो उसे अपना ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, और एट द एंड ऑफ ऑडिट वो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी प्रोवाइड करे। तो अभी देखते हैं कि ये हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे एश्योरेंस वगैरह थोड़ा सा आगे से। तो अभी देखते हैं कि हम इसमें कहाँ तक और क्या कुछ पढ़ सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। शुरू हमने किया, हमने एक ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग ली कि ऑडिट होता क्या है। ऑडिट हमने पढ़ा कि एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी है। हमने क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा कि सेट ऑफ रूल्स जो भी जो कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है कि जो कंपनी किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए अडॉप्ट करती है, वो वाला रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो होगा वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे हमने पढ़ा कि भैया ये एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कंपनी की, उनके अंदर कोई चेंजेस आई हैं तो उनकी इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़े कौन कौन से हैं, हमने पढ़ा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने पढ़ा कि कोई भी वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कंपनी अडॉप्ट करती है अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं कि फाइनेंशियल कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा, या वो फैक्टर बताए जाएं जो कि किसी भी कंपनी को अपना फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने के लिए जो है कंसीडर करने चाहिए। सबसे पहले नेचर ऑफ द एंटिटी होना चाहिए, दूसरे पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तीसरे में जो लॉज और रेगुलेशन रिक्वायर कर रहे होंगे वो तीसरा होगा। अकाउंटेबिलिटी, स्टुअर्डशिप और एजेंसी देखा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना, कि डायरेक्टर या मैनेजमेंट कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है अपने पूरे साल की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट पे खुद को अकाउंटेबल कराने के लिए शेयर होल्डर को। ठीक हो गया। स्टुअर्डशिप हमने पढ़ा कि किसी भी बंदे के जो कंपनी के एसेट्स हैं वो डायरेक्टर मैनेज कर रहे होते हैं, या शेयर होल्डर के एसेट जो है वो डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं, इस रोल को स्टुअर्डशिप कहा जाता है। ये सिमिलर टू होता है एजेंसी की। एजेंसी की हमने डेफिनेशन देखी कि किसी भी दूसरे बंदे के बिहाफ पे एक्ट करने को जो कि प्रिंसिपल होगा एजेंसी का, एजेंसी कहा जाता है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद देखा ऑडिट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंस, मटेरियलिटी, ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिट रिपोर्ट का हमने पढ़ा कि वो रिपोर्ट जिसके अंदर ऑडिटर जो है अपने ऑडिट के बेस पे ओपिनियन देता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटेरियली फेयर और या ट्रू और फेयर व्यू दे रही है, या मटेरियल क्या कहते हैं प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट हैं। ठीक है। हमने एक शेड्यूल देखा कि डायरेक्टर जो है वो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर ऑडिट से ऑडिटर से जो है क्या कहते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑडिटर से ऑडिट रिपोर्ट ली जाती है और फिर वो एट द एंड शेयर होल्डर को दी जाती है। हम शुरू से एक चीज पढ़ रहे थे कि जो ऑडिटर है वो हमेशा ऑनर या शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं और वो इंडिपेंडेंट होता है मैनेजमेंट से। ऑडिट रिपोर्ट के क्या कहते हैं फीचर्स क्या होने चाहिए, सबसे पहले तो ये कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। दूसरी बात है कि वो रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन दे रहा हो कि क्या कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, और फिर ये भी बता रहा हो कि भाई सिर्फ मटेरियल रिस्पेक्ट में, ये ट्रू एंड फेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब जी हमने इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का हमने पढ़ा कंसेप्ट, कि ऑडिटर जो है वो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट होना चाहिए डायरेक्टर से या कंपनी की मैनेजमेंट से। ठीक हो गया। मटेरियलिटी कंसेप्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू हमने फिर देखा आगे। ट्रू का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एरर, के कोई कास्टिंग के एरर या कैलकुलेशन के एरर नहीं होनी चाहिए। फेयर का मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए किसी किस्म का बाइस नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम अनड्यू बाइस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच वी हैव बीन प्रेजेंटेड। मटेरियलिटी का कंसेप्ट देखा कि ऑडिटर जो है वो सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन चेक करता है, और मटेरियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, वो वाली इंफॉर्मेशन जिसकी बेस के ऊपर इकोनॉमिक यूजर जो होते हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं।
ठीक है, वो इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन कहलाती है। एक इंफॉर्मेशन मटेरियल किन किन बेसिस पे होती हैं, उनकी हाई वैल्यू की वजह से या उनकी नेचर की वजह से एक इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल हो जाती है। हाई वैल्यू से मुराद ये है कि उसकी अमाउंट बहुत बड़ी हो, और नेचर से मुराद ये है कि उनकी कंडीशन ऐसी हो या रिस्की हो, जिस तरह के हमने बताया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो तमाम की तमाम मटेरियल होती हैं, बेशक वो छोटी बड़ी हो, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है, वहाँ पे रिस्क ज्यादा है। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम कंपनीज के लिए बाय लॉ रिक्वायर्ड है कि वो अपने आप को ऑडिट लाजमी कराएं। एट द एंड हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी कि मैनेजमेंट की कंपनी से रिलेटेड कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर से रिलेटेड कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंपनी से रिलेटेड क्या है कि प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ फ्रॉड होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना उनका काम है, और कंपनी के इंटरनल कंट्रोल डिजाइन और अप्लीमेंट करना भी मैनेजमेंट का काम है। और फिर हमने देखा कि जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के किसके ऑडिटर के लिए कहाँ कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज की गई है वो प्रोवाइड करे। इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी प्रोवाइड करे, और तमाम बंदों तक जो ऑडिटर के एक्सेस है उसको अनरिस्ट्रिक्ट करे, मतलब हर बंदे तक ऑडिटर को एक्सेस दे। और एट द एंड ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जो क्या कहते हैं, ऑडिटर जो मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटर को एक रिप्रेजेंटेशन लेटर भी प्रोवाइड करे। तो समझ आया हाशिम? यस सर। क्लियर था? अच्छा था? जी सर ठीक। चलें ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन, सिंपल चलें, सी चीजें, इतना मुश्किल नहीं। हाँ ये जस्ट एक वो क्या कहते हैं, हम इसलिए स्पीड में ये जा रहे हैं कि ये एक जस्ट कंसेप्ट है, इनको हम रिकॉल करते जाए, इंशाल्लाह आगे चल के मजीद चीजें यस होंगी तो सर। फिर आप वहाँ पे ज्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक हो गया? ओके सर। चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाशिम की तबीयत, उसको मुदस्सिर की तबीयत को क्या हुआ? वो कह रहा था उसकी तबीयत खराब है। पता नहीं सर, मैं पता करता हूँ उसका। हाँ, अब आप जाग गए हैं तो फिर ये पता कर ही लें आप। यस। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको ओके अपनी सर। जुबान में रखे। अल्लाह हाफिज।